हेलो एवरीवन, नरेशन के इस सेशन में आप पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, जिनको हम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंसेप्ट वाइज और एग्जाम्पल के साथ डिटेल वाइज एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड फ्री क्लासेस फ्री पीडीएफ के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार बदलेंगे। क्या है, कैसे है, देखिए जरा। हम आगे बात करें इससे पहले कुछ शब्द दिए हुए होते हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर सेंटेंस में भीख मांगने की बात हो रही है तो आप बीजी बेग का यूज करोगे। आज्ञा देने की बात हो तो ऑर्डर का यूज करोगे। प्रार्थना या विनती करने की बात हो तो रिक्वेस्ट का यूज करना है। चेतावनी देने की बात हो तो वार्न का यूज करना है। विनती या प्रार्थना करने के लिए इम्प्लोर का यूज भी किया जाता है। प्रार्थना करना या किसी वस्तु की मांग करने की सेंटेंस में बात की जा रही है तो एंट्रीट का यूज करेंगे। धमकी देना या भय दिखाने की बात हो रही है तो थ्रीटन का यूज करेंगे। विनती करने की बात हो रही है तो अर्ज का यूज करेंगे। विश्वास दिलाना या फुसलाना की बात हो रही है तो परस्यूड का यूज करेंगे। आदेश देना, काबू रखना या फिर अधिकार रखना, इनकी बात हो तो हम कमांड का यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इन शब्दों को लिख लेना है, एक दीवार पर चिपका लीजिए तो बार बार पढ़िए ताकि अच्छे से याद हो जाए। अब बात करते हैं आगे। तो अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू या सेड टू दिख जाए तो सेंस के अनुसार निम्न प्रकार बदलेंगे, जिनके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। कैसे, देखिए जरा। अगर ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड के रूप में इनका यूज किया जाएगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है देखिए जरा। इसके बाद में अगर रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स या फिर रिक्वेस्टेड, इस प्रकार आपको यूज करना है। पूछने की बात हो रही है तो आस्क, आस्क्स, आस्क्ड हो जाएगा। और बताने की बात हो रही है तो टेल, टेल्स, टोल्ड हो जाएगा। बेग, बेग्स, बेग्ड हो जाएगा। वार्न मतलब चेतावनी देने की बात हो रही है तो वार्न, वार्न्स, वार्नेड हो जाएगा। और इसी प्रकार आदेश देने की बात हो रही है तो कमांड, कमांड्स या कमांडेड का यूज आप करोगे। सेड टू आ रहा है, वहां पर आपको ये वाली फॉर्म लगानी है, ठीक है। और इधर सेज आ रहा है तो एस वाली फॉर्म लगानी है। से आ रहा है तो सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आगे और भी शब्द है, उनको भी देख लीजिएगा एक बार। अगर वाक्य में सलाह देने की बात हो रही है तो आप एडवाइज या सजेस्ट का यूज करेंगे। आगे आप देख लीजिए कैसे यूज करना है। इसी प्रकार इम्प्लोर का यूज करना है, एंट्रीट का यूज करना है, थ्रीटन का यूज करना है, परस्यूड का यूज आपको कर लेना है। इनको आपको फिर से पढ़ लेना है और लिख लेना है अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी प्रकार अर्ज, अर्जेज और अर्ज का यूज भी किया जाता है। अब आगे बात करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर क्या लगाना है, टू लगाना है। ये याद रखो, इफ भी नहीं आएगा, वेदर भी नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, ये तीनों ही नहीं आएंगे। इफ, वेदर, दैट या WH वर्ड तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो WH वर्ड से वाक्य शुरू होने पर आता है। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इफ, वेदर या दैट नहीं आएगा, क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह को हटाएंगे तो टू लगा देना है। क्लियर। इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर संबोधन के रूप में कोई नाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दो। और देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का यूज जरूर करना है। इसके बारे में पहले डिटेल से वीडियो बताया जा चुका है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए जरा, प्लीज या काइंडली अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो आप उनको तुरंत हटा दो, उनका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन सर या मैडम को नहीं हटाना है, इसकी जगह कुछ लगाना है। क्या लगाना है देखिए जरा। सर या मैडम के स्थान पर आपको रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली ये शब्द यूज करना है। किसकी जगह, सर या मैडम अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आप उसकी जगह रेस्पेक्टफुली शब्द का यूज करोगे। प्लीज या काइंडली का कोई महत्व नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये हटा दिए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद करें। रेस्पेक्टफुली का जो यूज करना है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में करेंगे तथा सर या मैडम के बाद प्रयुक्त सेंटेंस
के अर्थानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलें। सर या मैडम का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल में एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो सर या मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। किसके बाद किया जाता है? ऑब्जेक्ट के बाद। किसका यूज किया जाता है? रेस्पेक्टफुली का। किन की जगह किया जाता है? सर या मैडम की जगह। ठीक है। इसके बाद में देखिए और क्या लिखा हुआ है, अदर वर्ड्स लिख दो। डिटेल के लिए सभी एग्जाम्पल्स को आपको जरूर देखना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आपके सामने आपके एग्जाम्पल्स देखिए जरा। ही सेड टू अंकित सिट डाउन, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ की कोई बात नहीं हो रही है, जनरली बैठने की बात हो रही है तो टोल्ड में बदल दिया। उसने बताया कि बैठ जाओ, तो ही टोल्ड अंकित और फिर 2 प्लस आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिख देंगे। 2 प्लस V1 आगे जो भी बच गया वो लिख देंगे। तो क्या बना? ही टोल्ड अंकित टू सिट डाउन। इसी प्रकार अगला देखिए, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। अब इंस्पेक्टर है तो भाई किसी को आदेश दे रहा होगा, तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम हो जाएगा। 2 प्लस V1 लगाकर आगे जो बच गया वो लिख दो। तो क्या बन गया? द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। इज इट क्लियर? अब देखिए अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने किनसे कहा? बच्चों से कहा कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। तो कहने की बात हो रही है, तो क्या बनेगा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, ऐसा बन जाएगा। 2 प्लस V1 लगाना है, आगे जो बच गया वो सेंटेंस लिखना है। लेकिन और भी कुछ अच्छी चीजें सीखने लायक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, यहाँ कॉमा आएगा, प्लीज आ गया। अब देखो क्या करना है, प्लीज आया है तो मतलब सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो ही रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, टू हेल्प हिम हो जाएगा। मी आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया? हिम आ गया। इज इट क्लियर? इसी प्रकार अगला देखिए, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। अब डॉक्टर किसी को कुछ बताता है तो वो सलाह के रूप में ही बताता है। ठीक है। तो क्या बनेगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। ठीक है, बोला था ना, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन आपको लिखना है। ठीक है। टू वॉक इन द मॉर्निंग, आगे जो बचा हुआ है 2 लगा दो और आगे वाला सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दो। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी या उसे सलाह दी, ऐसा आपको बताया हुआ है डिटेल से कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। ठीक है। तो पिछले वाले वीडियोस जरूर देखिएगा एक बार शुरू से प्लेलिस्ट, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इसी प्रकार अगला देखिए, माय फादर सेड विनय डू एज आई से। तो इसका क्या बनेगा? माय फादर आस्क्ड विनय टू डू, टू लगाकर डू लिख दिया, एज आ गया। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट माय फादर के अकॉर्डिंग ही आ गया और से का क्या हो गया? सेड हो गया। बाकी नियम तो वही लागू होंगे ना। अगर आगे सेंटेंस इंपेरेटिव के बाद में कोई सेंटेंस आ रहा है तो पहले वाले रूल तो लागू होंगे ही होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हाईलाइट कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और देखिएगा, द टीचर सेड टू देम रीड एटलीस्ट 8 hours a day। तो इसका क्या बनेगा? द टीचर एडवाइज देम टू रीड एटलीस्ट 8 hours a day। मतलब टीचर ने कहा कि दिन में कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। तो मतलब एडवाइस देने की बात हो रही है तो एडवाइस का यूज किया गया है। बाकी 2 लगाकर आगे सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। डॉक्टर गुप्ता सेड टू माय वाइफ टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब सलाह की बात हो रही है तो एडवाइज आ गया और टू टेक मेडिसिन इन टाइम ऐसा कैसा लिख देंगे। ही सेड टू मी हैव ए कप ऑफ कॉफी, ऐसा लिखा हुआ है, जनरली सेंटेंस है, कुछ भी नहीं बताया हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ही टोल्ड मी टू हैव ए कप ऑफ कॉफी ऐसे का ऐसा लिख देंगे। इज इट क्लियर? इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिएगा जरा। अब आ रहे हैं आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छी अच्छी सीखने लायक चीजें हैं, इनको सीखिएगा जरूर। द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर सर, अब सर आ गया तो मतलब रेस्पेक्टफुली अपन को जरूर लिखना है। प्लीज आ गया मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ग्रांट में लीव फॉर 5 days आ गया। ठीक है। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? सर की जगह लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुली टू ग्रांट मी, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हिम आ गया। हर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लीव 4-5 डेज ऐसा कैसा आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिए जरा। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। तो अब कैप्टन क्या करता है, सोल्जर्स को या तो कोई आदेश देता है या कोई ऑर्डर देता है या कोई कमांड देता है और उनको मानना पड़ता है। तो हम लिखेंगे द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू ले डाउन द गन्स। टू लगा दो और आगे वाला सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दो। इज इट क्लियर। लेकिन एक और चीज बता दूं, याद रख लेना, यहाँ कैपिटल लेटर आ रहा है लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर से वाक्य शुरू होगा। इज इट क्लियर। और देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन गो अवे एट वंस, ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ऑर्डर दे रहा है। पियोन को प्रिंसिपल हमेशा ऑर्डर ही देता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लगा दो, गो अवे एट वंस ऐसा कैसा लिख दो। इज इट क्लियर। इसके बाद में और एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखिएगा। बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। सी सेड मैडम आई हैव ए टीवी सेट। अब देखो भाई साहब, मैडम आया हुआ है तो रेस्पेक्टफुली आएगा, ये आ गया। सी सेड ऐसा कैसा लिख देंगे। दैट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस है, V1 से वाक्य शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो दोनों है तो वही पुराने वाला नियम लागू हो जाएगा। लेकिन मैडम आ रहा है तो रेस्पेक्टफुली जरूर आएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, सी आ गया। हैव का पास्ट हेड हो गया। ए टीवी सेट ऐसा का ऐसा आ गया। इज इट क्लियर। इसी प्रकार अगला देखिए, ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। अब देखो काइंडली आ गया तो मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है, सर आया है तो मतलब रेस्पेक्टफुली नामक शब्द जरूर आएगा। तो देखो, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली, ऑब्जेक्ट आया ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद में रेस्पेक्टफुली लिखना है और फिर टू आगे ऐसा कैसा जो बच गया सेंटेंस, टू हेल्प हिम ऐसा कैसा आपको लिख देना है। इज इट क्लियर। इसी प्रकार और देखिएगा, द थर्ड स्टूडेंट सेड इज इट द ताजमहल सर। अब सर वाक्य के अंत में आया है लेकिन फिर भी रेस्पेक्टफुली तो लिखना ही होगा ना। तो देखो कैसे बनेगा, द थर्ड स्टूडेंट आस्क्ड, अब आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो रेस्पेक्टफुली लिख देंगे। इफ, अब इफ क्यों आया, क्योंकि देखो HV से वाक्य शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मतलब ये सेंटेंस तो उस टाइप का बन गया, इंट्रोगेटिव टाइप वाला बना, तो इसलिए इफ या वेदर लगाते हैं ना तो वही है। बाकी देखो HSVO आता है ना तो उसको SHVO में बदलते हैं, तो इट आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होता है। इज का वॉज हो जाएगा, द ताजमहल का द ताजमहल आ जाएगा। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो क्लास को एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी हमसे जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।